अ टीचर स्पीक्स के वीडियो में आपका स्वागत है। हमारी आज की पोयम का नाम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। इसका अर्थ है एक बर्फीली शाम को या एक बर्फीली शाम के समय जंगल में विश्राम। अब यहाँ पर कवि एक छोटे से जंगल से गुजर रहे हैं। तो वो जंगल बड़ा ही सुंदर है। वहाँ पर एक झील या तालाब है, घने पेड़ हैं, फल फूलदार वृक्ष हैं। तो ऐसे सुंदर वातावरण में और वहाँ पर बर्फ भी गिर रही है, तो जिससे मतलब कि ठंडी का एहसास हो रहा है। तो एक सुंदर सी शाम है और सुंदर सा दृश्य है। कवि का बड़ा मन कर रहा है कि वो वहाँ जंगल में रुक जाएं। चलिए कविता को फिर से पढ़कर उसे और अच्छी तरह समझते हैं। Whose woods, woods यानी छोटा जंगल। Whose woods these are? I think I know. कवि कहते हैं यह जंगल जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं इस जंगल के मालिक को जानता हूँ। His houses in the village, जो इस जंगल के मालिक हैं, उनका जो घर है वह तो विलेज में है, गांव में है। इसका अर्थ वो ये बताना चाहते हैं कि मालिक तो यहाँ पर है नहीं जंगल में, और मैं बड़े आराम से यहाँ रह सकता हूँ क्योंकि मालिक को कोई ऐतराज़ ही नहीं होगा। वो तो गांव में है मालिक, वो कैसे पहचानेंगे कि मैं यहाँ पर रहकर उनके जंगल का मज़ा उठा रहा हूँ। His house is in the village, उनका घर गांव में है। Though he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow, यद्यपि वे मुझे नहीं देख सकते कि मैं जंगल में रुककर वहाँ के वातावरण को वॉच कर रहा हूँ, निहार रहा हूँ, वहाँ पर जो बर्फ़ पड़ रही है उसका आनंद ले रहा हूँ, उस छोटे से जंगल का आनंद ले रहा हूँ, यह देखने के लिए वहाँ जो मालिक हैं इस जंगल के वो तो यहाँ उपस्थित हैं ही नहीं। तो वो किसी भी तरह का ऐतराज़ नहीं कर सकते कि ये मेरा जंगल है और तुम यहाँ क्यों रुके हुए हो। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर। वे कहते हैं कि हालांकि मेरे जो छोटा सा जो मेरा घोड़ा है उसे क्वियर बड़ा अजीब लग रहा होगा। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर। घोड़ा ज़रूर सोच रहा होगा कि यहाँ पर तो रहने के लिए कोई घर नहीं बना हुआ है। फार्म हाउस जो खेत खलिहानों में जो घर बने रहते हैं, ऐसा कोई घर यहाँ तो है नहीं, तो फिर हम मेरे मालिक यहाँ रुक क्यों गए। ऐसी कवि कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हैं, सोचते हैं कि घोड़ा भी पता नहीं क्या सोच रहा होगा। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। तो वहाँ पर घने जंगल और फ्रोजन लेक यानी वहाँ पर एक लेक है, सरोवर है, तालाब है, और द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और जो वर्ष है वहाँ की वह एक बड़ी घनी अंधियारी वह शाम है। तो ऐसी वहाँ पर, अब ये विदेशों की कविता है तो इसमें उन्होंने वहाँ के दृश्य का, वहाँ की शाम का वर्णन किया है जिसे वहाँ के लोग बहुत खूबसूरत मानते हैं। तो वो कहते हैं कि मेरा घोड़ा बड़ा अजीब महसूस कर रहा होगा कि मैं वहाँ पर रुका हुआ हूँ जहाँ पर फार्म हाउस तक नहीं है, और वह इतनी सुंदर ब्यूटीफुल जगह पर मैं रुका हुआ हूँ, तो क्यों रुका हुआ हूँ। He gives his harness bells a shake। अब जो घोड़ा है, अब यहाँ पर कविताओं में क्या होता है कि कवि की कल्पना शक्ति का अधिक प्रयोग होता है। कवि बड़े संवेदनशील होते हैं, ये लोगों के मन की बात का अनुमान लगा लेते हैं अपनी कल्पना के द्वारा और उसे शब्द दे देते हैं। तो फिर आगे भी वही बात है। He gives his harness bells a shake। वो कहते हैं कि मेरा घोड़ा जो अपने गले की घंटी है उसे शेक कर रहा है, हिला रहा है या बजा रहा है। टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक,
जैसे कि वह, अब यहाँ पर भी कल्पना शक्ति, जैसे कि वह पूछ रहा हो कि क्या कोई मिस्टेक हो गई है आपसे जो आप यहाँ पर रुके हुए हो, आप रुके क्यों हो यहाँ पर। The only other sound is the sweep of easy wind and downy flake. वहाँ पर घोड़े के गले की घंटी की आवाज़ है और जो दूसरी आवाज़ है वह बहती हुई हवा की है, और डाउनी फ्लेक, वहाँ पर जो भुरभुरी बर्फ़ गिर रही है, फॉरेन में तो बर्फ़ गिरती ही है विदेशों में, तो वो जो बर्फ़ गिर रही है उसकी आवाज़ है। और वहाँ पर कोई आवाज़ ही नहीं है क्योंकि आसपास बस्ती तो है नहीं वहाँ पर। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। यहाँ पर कवि कहते हैं कि वह जो छोटा जंगल है वह बड़ा प्यारा है, डार्क है यानी घना है, और डीप है यानी दूर तक फैला हुआ है। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। कवि कहते हैं कि मन तो यही कहता है कि यहाँ पर रुक जाओ और रम्य प्राकृतिक वातावरण का आनंद लो, पर अचानक कवि को याद आता है कि नहीं, अगर मैं यहाँ रुक गया तो मेरे सर पर जो कामों की जिम्मेदारी है, मेरे कर्तव्य हैं, वो रात होने से पहले मुझे वो सारे काम करने हैं। अभी तो शाम हुई है, थोड़ी देर में रात हो जाएगी, तो मुझे जो इतने सारे काम करने हैं, मेरे काम तो अटक जाएंगे, रुक जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर इतने सारे लालच होने के बाद भी मुझे नहीं रुकना चाहिए, मुझे अपने काम पर आगे बढ़ जाना चाहिए। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। वो कहते हैं कि रात में सोने से पहले मेरे सिर पर कामों की जिम्मेदारियां हैं, मुझे उन कामों को पूरा करना है, अभी काम बाकी हैं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, यानी मुझे अभी मीलों लंबा सफ़र तय करना है सोने से पहले। बच्चों, इसका सीधा अर्थ जो है वो हमारे जीवन से जोड़ा गया है। हमारे जीवन में, अब आप विद्यार्थी हो तो विद्यार्थियों के जीवन में तो बहुत सारे प्रलोभन, बहुत सारे आकर्षण होते हैं। तुम्हारा मन बहुत करता है, या हम बड़ों का भी मन करता है कि कहीं आराम से बैठ जाएं, सुस्ता लें, कुछ मज़ेदार दृश्यों को देख लें, कुछ आनंद उठा लें जीवन का। परंतु जब भी हम इन सभी बातों के बारे में सोचते हैं, तुम विद्यार्थी होकर सोचते हो और हम भी जो बड़े हैं, हम भी सोच तो एक जैसी ही होती है सबकी। जब भी सोचते हैं तो अंदर से एक आवाज़ आती है कि नहीं, अगर सुस्ताने बैठ गए, अगर आराम करने बैठ गए, तब तो ज़िंदगी के कई काम अधूरे रह जाएंगे, और उन अधूरे कामों के कारण हमारा जीवन असफल हो जाएगा, टूटा हुआ रह जाएगा, पिछड़ा हुआ रह जाएगा। तो अंदर एक अजीब लड़ाई चलती रहती है, और वो लड़ाई हमें बहुत देर तक आनंद नहीं उठाने देती। हम अपने जीवन के सफ़र में लगातार चलते रहते हैं। यहाँ पर कवि ने बिफोर आई स्लीप कहा है, यानी एक दिन का वर्णन किया है कि एक दिन यानी रात्रि से पहले, सोने से पहले मुझे काम करना है। परंतु इसका एक दूसरा अर्थ है कि मेरा जीवन मृत्यु से पहले, इसका एक और अर्थ आता है मृत्यु से पहले। मृत्यु से पहले मेरे सिर पर, बड़े लोगों के सिर पर बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, और तुम अभी बच्चे हो, तुम भी कभी बड़े तो होगे और अभी भी जिम्मेदारियों के बोझ से दबे हुए हो। तो कवि का आशय यही है कि मृत्यु से पहले मुझे लालच में, प्रलोभनों में, आकर्षणों में फंसना नहीं है। अगर थोड़ी देर रुक भी गया तो कोई बात नहीं, परंतु अधिक देर रुकना नहीं है। मुझे अभी लंबा सफ़र जीवन का तय करना है। मृत्यु आने से पहले अपनी सारी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से ख़त्म करना है। थैंक यू।